बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा डेटा सेंटर्स का चैप्टर था उसकी स्लाइड्स आपके पास हैं, अगर एलएमएस बनी है तो देख के मुझे बता दें, मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद अभी हमने डेटा सेंटर का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में डेटा सेंटर का चैप्टर मैं बुक से भी पढ़ाऊँ, ठीक है? वो मैंने स्लाइड्स दी थी, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें चैप्टर में होती हैं वो भी इंशाल्लाह करवाऊँगा। और उसके बाद अब जो असल जो हमारा पार्ट है वो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन तो काफ़ी हद तक हमने कर ली है और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब नया हिस्सा है, तो उस हवाले से हम देखते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। इसके हवाले से आप लोगों को बच्चों को मैं कहूँगा कि गूगल आईटी सपोर्ट प्रोफेशनल का जो सर्टिफिकेट है कोर्सेरा का, वो ज़रूर कर लें आप लोग, ठीक है? वो 5 कोर्स की सीरीज़ है। ये शहज़ादे अपना माइक आप लोग खुद म्यूट कर लें, वो बैकग्राउंड नॉइज़ आ जाती है। अच्छा, अब उसमें ये है कि अल्लाह आपका भला करे, गूगल आईटी प्रोफ़ेशनल जो सर्टिफ़िकेट है, 5 कोर्सेज़ हैं जिसमें विंडोज़ की इंस्टॉलेशन और इस किस्म की चीज़ें अभी तक सिखा रहे हैं। मतलब मैंने एनरोल कर लिया था, मेरे लिए ऐसा कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं था, तो मैं कहा अगर मुझे कोई सर्टिफ़िकेट मिल जाता तो मुझे कौन-सा मसला है। तो मैंने भी एनरोल किया हुआ है और मेरा ख़्याल है ताहा ने भी शायद एनरोल किया हुआ है। ताहा ने तो सारी की हैं माशाल्लाह। तो वो करें और उससे आपकी लर्निंग और बेहतर होगी। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आप क्या नाम है उसका, एक आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा जो कि आप क्रेडेंशियल का इशू कर सकते हैं। इसके लिए इस सर्टिफ़िकेट को हासिल करने के लिए आप लोगों का नेम वेरीफ़ाई होना ज़रूरी है और उसके लिए अंग्रेज़ी में कोई शनाख्ती कार्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं है तो पासपोर्ट चल जाएगा। मेरा आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन फ़ेल हो गई थी, लेकिन फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैं कहा जनाब मेरा शनाख्ती कार्ड ही उर्दू में बना हुआ है और ये लाइसेंस है मेरा इंग्लिश में, इसको आप देख लें। तो खैर वो काफ़ी वेरिफ़िकेशन के बाद फिर उन्होंने मुझे वेरीफ़ाई करके मुझे सर्टिफ़िकेट इश्यू कर दिया था, ठीक है? तो आप लोग भी ये लोग करें, थोड़ा-सा उसको पढ़ें और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अच्छा, अब आ जाते हैं नेटवर्किंग के पार्ट पे। ये कुछ चीज़ें आपको मुश्किल लग रही होंगी, वो चीज़ें आपकी वहाँ पे नज़र आ जाएँगी। मतलब उस सर्टिफ़िकेट में लैब्स हैं जो कि आप प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है? तो अब नेटवर्क का जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। नेटवर्किंग में जो हमारे पास होता है टीसीपी और स्लैश आईपी, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी स्लैश आईपी, ठीक है? हमज़ा बेटे माइक ज़रा ऑफ कर लें, वो हाथ से हाथ लगता है ना तो उससे वो थोड़ी-सी आवाज़ आती है। अच्छा, अब वो ये है कि टीसीपी और आईपी नेटवर्किंग जो है उसमें इस चीज़ को हम कवर करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है? सम प्रैक्टिकल इश्यूज़ और नेटवर्किंग के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है। आपने नेटवर्क्स में ख़ला होपफुली पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें आपको आती होंगी तो ये मुश्किल नहीं है। क्या चीज़ें देखेंगे जी, टीसीपी आईपी क्या होता है, लेयर्स, एड्रेसेस, नैट, आर्प और डीएचसीपी क्या बलाएँ होती हैं। और ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी के हवाले से, ठीक है? अब टीसीपी आईपी ये हमारा एक काफ़ी यूज़ होने वाला एक प्रोटोकॉल सूइट है, ठीक है? टीसीपी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इन आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये अलग-अलग काम नहीं करते, ये दोनों मिल के काम करते हैं, ठीक है? अब ये फाउंडेशन है इंटरनेट की, जितनी डिवाइसेज़ हैं इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसमें यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है 2.8 बिलियन प्लस यूज़र्स, ये दिसंबर 2013 की वैल्यू थी और 1 बिलियन होस्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन है, तो होस्ट का मतलब कंप्यूटर्स हैं। नेटवर्क एप्लीकेशंस इसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में 2 किस्म की प्रोटोकॉल्स यूज़ करती हैं, टीसीपी और यूडीपी। अब ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी मैं दोहरा देता हूँ, तो पढ़ी भी हैं और भूल भी गई हैं। तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और यूडीपी यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है कनेक्शन लेस। अब इसमें फ़र्क क्या है? देखें जी, आपने जब कोई वीडियो ट्रांसमिट करनी है, ठीक है? 25 फ्रेम पर सेकंड जा रहे हैं, 1 फ्रेम मिस हो जाता है, कोई मसला होगा?
नहीं, कोई खास मसला नहीं होगा। फिर वीडियो की ही एग्जांपल लेते हैं, मतलब मैं आपसे लेक्चर दे रहा हूँ, एक वीडियो फ्रेम में से होता है, कोई इतना मसला नहीं। लेकिन अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ और बात करते हुए वो वाला हिस्सा मिस होता तो फिर फिलहाल यहाँ पे आपको असर आएगा। वीडियो की दोबारा से बात करते हैं। अब वही वीडियो है, लेकिन वो वीडियो है सिक्योरिटी कैमरा, और सिक्योरिटी कैमरा के 25 फ्रेम्स पर सेकंड जा रहे हैं और उसके अंदर से एक फ्रेम मिस होता है, तो मसला हो सकता है उस फ्रेम में ही कोई वारदात हुई, या उसका अटैकर का या कल्प्रिट का चेहरा नजर आया। अब यहाँ पर टीसीपी और यूडीपी, जब आपको रिलायबल ट्रांसमिशन चाहिए तो आप टीसीपी यूज़ करते हैं, जब आपको अनरिलायबल या फास्ट ट्रांसमिशन चाहिए तो आप यूडीपी यूज़ करते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स, एक तो वीडियो की मैंने आपको दे दी कि अगर यूट्यूब से वीडियो चल रही है तो अज्यूम करते हैं हम जी वो यूडीपी पे चल रही है। लेकिन जब आप टॉरेंट डाउनलोड करते हैं, वो डेफिनेटली यूडीपी पे चलती है, क्योंकि उसके अंदर आपके पीयर्स ने आपको डेटा पैकेट्स देने होते हैं, वो आपको भेज देते हैं, नहीं हुआ तो दोबारा से आप भेज देते हैं, आप दोबारा रिक्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, टीसीपी रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, और तमाम ट्रैफिक आईपी की बेस पे ट्रांसमिट होती है। अब आईपी क्या बला है? आईपी एक प्रोटोकॉल है जिसका एक पैकेट बनता है। ठीक है, और टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है, टू वे है, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। कंजेशन कंट्रोल की फैसिलिटीज प्रोटोकॉल के अंदर है। वो क्या है कि जब आपका रश आ जाए तो ये थोड़ा सा वो स्लो डाउन कर जाते हैं, मतलब पैकेट्स की ट्रांसमिशन के वाले से, और जब रिसोर्सेज अवेलेबल है तो ज़्यादा डेटा भेज देते हैं। फ्लो कंट्रोल की फैसिलिटी है कि जनाब वो जो रेसिपिएंट है उसकी जो कैपेसिटी है डेटा पैकेट्स रिसीव करने की, उसके एतबार से आप उसको क्या कहते हैं, एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट का लफ्ज़ यहाँ से निकल गया था। लेकिन यूडीपी क्या है? ऑन द अदर हैंड अनरिलायबल है, लेकिन स्पीड इसकी ज़्यादा। अनरिलायबल इन द सेंस कि अगर पैकेट कोई मिस हो गया तो उसको पता नहीं चलना कि मिस हो गया, उसको फिर वो क्लाइंट ही बताएगा जनाब ये चीज़ नहीं है, तो वो दोबारा भेजेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टीसीपी आईपी नेटवर्क स्टैक होता है उसमें कुछ लेयर्स, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल। ओह, बाकी किधर गई? हमने तो ऐसा ही में कुछ 7 लेयर्स पड़ी थी, ये तो 5 हो गई हैं। भाई ये है डॉट सर मॉडल। जी बेटे। नहीं सर, अब मैं भी यही बोल रही थी। ठीक है, ये है डॉट मॉडल, डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफेंस मॉडल, जो बेसिकली इस्तेमाल होता है। तो आपकी जो 5, 6 और 7 नंबर लेयर्स हैं उनको कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर कह देते हैं। ठीक है, फिर 4, 3, 2, 1 आपके सामने आ रही है। ट्रांसपोर्ट लेयर 4 है, 3 है नेटवर्क लेयर, 2 है डेटा लिंक लेयर और 1 है फिजिकल लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल लेयर से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें लेयर 1 से पढ़ने की आदत है। फिजिकल लेयर्स पे क्या होती है? बिट्स। डेटा लिंक पे क्या होता है जी? फ्रेम्स। नेटवर्क पे क्या होता है जी? पैकेट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है? सेगमेंट। तो ये आपने, और एप्लीकेशन लेयर पे स्ट्रीम। अब ये जो चीज़ें होती हैं ये प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स कहलाते हैं। पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब पीडी की क्या बला होती है ना, कि हर लेयर का जो फ्रेम है या वो जो चीज़ ट्रांसमिट कर रही होती है उसको क्या कहते हैं? तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो चीज़ बनती है उसको सेगमेंट कहते हैं। नेटवर्क लेयर पे वही चीज़ आके कंबाइन होती है तो उसको आप पैकेट कहते हैं। जब वही चीज़ कन्वर्ज होकर डेटा लिंक पे आती है तो उसको फ्रेम कहा जाता है। और फिजिकल लेयर पे फिर वो बिट्स में ट्रांसमिट होता है। वो बिट्स लाइट्स की सूरत में होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस होती हैं। ठीक है, इसके बाद लेयर्स की बात करते हैं, होता क्या है। आपके पास ये लेयर्स थी, ये आपका सोर्स सिस्टम है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपका डेस्टिनेशन सिस्टम है। हुआ ये कि आपका ये ओरिजिनल मैसेज एम था एप्लीकेशन लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया तो उसका ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर ऐड होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर जब ऐड होता है तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। वो क्या होता है जी? सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, दो चीज़ें। फिर सीक्वेंस नंबर यानी कि पैकेट का नंबर, अगर उसका साइज 1500 बाइट से एक्सीड करता है। उसके बाद जब नेक्स्ट आते हैं आप, वो ये पूरा एक सेगमेंट बन गया, सेगमेंट होकर नेटवर्क लेयर पर ट्रांसमिट हुआ।
नेटवर्क लेयर ने क्या किया, उसके ऊपर वो जो ओरिजिनल चीज़ थी उसके ऊपर अपना एक हेडर लगा दिया। ठीक है, ये एच प्लस था, HN कर दिया उसने। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेटवर्क लेयर का अपना हेडर लग गया। यहाँ पे क्या हो गया जी, डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स आईपी नई चीज़ हो गई। फिर इसके बाद डेक्स लेयर पे एक चीज़ और ऐड होगी जो कि आपका डाटा लिंक लेयर पे था। वो क्या ऐड हुआ, वो बेसिकली डेस्टिनेशन मैक और फिर सोर्स मैक, ये तरतीब याद रखिएगा, पहले डेस्टिनेशन आ रहा है फिर सोर्स आ रहा है। ठीक है, सेंटर पे हो रहा है, रिसीवर पे भी जब यहाँ से ट्रांसमिट होगा तभी ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद यहाँ से वो फ्रेम बना और फिजिकल लेयर पर ट्रांसमिट हो गया। जो भी तरीकाकार था उससे वो यहाँ पहुंचा। जब यहाँ पहुंचा तो क्या चीज़ पहुंची थी, बिट्स पहुंची थी, बिट्स से फ्रेम कंस्ट्रक्ट हुआ। खैर इसमें चेक्सम वगैरह भी होता है। फिर उसके बाद उसने डेटा लिंक लेयर ने यहाँ से अपना फ्रेम का जो हेडर था उसको रिमूव किया, यहाँ पे गया। नेटवर्क लेयर ने अपना फ्रेगमेंट रिमूव किया, ट्रांसपोर्ट ने अपना रिमूव किया, और एंड पे आपको मैसेज मिल गया और एप्लीकेशन डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब यही काम आप जब यहाँ से ऐसे आप करेंगे डेस्टिनेशन से सोर्स से, तो यहाँ पे भी वही पैकेट होगा। यहाँ पे एडिशन और ये एड्रेस यहाँ पे वो चॉप ऑफ किया जाता है, ये रिमूवल हो रही है। ठीक है, एग्जांपल कीजिए, ऐप सेंड 100 बाइट्स, यूडीपी सेगमेंट ऐड 8 बाइट्स टू द हेडर, आईपी डायग्राम एड्स 20 बाइट्स, ईथरनेट फ्रेम ऐड 18 बाइट्स। तो ये बेसिकली हेडर के साइजेस हैं कि जनाब ओरिजिनल मैसेज 100 बाइट का था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर 8 बाइट्स ऐड हुई, आईपी डाटाग्राम के ऊपर जो आईपी लेयर है उसके ऊपर 20 बाइट्स ऐड हुई, ईथरनेट फ्रेम के ऊपर 18 बाइट ऐड होगी, ओरिजिनल 100 बाइट था तो मान कितना गया, ऐड कर लें। ठीक है, तो ये इसमें चीज़ें हो जाती। अब हमारे पास जो यहाँ तक समझ आ गई, मतलब कोई मसला है तो पूछें। चलूँ? नो सर, आ गई है समझ। ओ, ऐसे सही है, मतलब गुड। नो सर। नो सर मतलब क्या नो सर, समझ आ गई है। देखो होता ही यस, है। समझ आ रही है सर। भाई ठीक है, क्योंकि ये होता है ना, समझ आ रही है तो कहते हैं जी सर बिल्कुल आ रही है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। समझ नहीं आ रही, हाँ, तो ये मतलब बंदा कंफ्यूज होता है। ठीक है, आपको समझ आ रही, शुक्रिया। अच्छा, अब ये है कि एड्रेसिंग में जो हर लेयर है उसके ऊपर कोई ना कोई एड्रेसिंग स्कीम यूज होती है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर क्या चीज़ें होती हैं, होस्ट नेम्स, कंप्यूटर का नाम, नेट बायस नेम। ठीक है, डीएनएस उसकी भी बात करेंगे बाद में। फिर उसके बाद जब ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो खैर उस पर भी एड्रेसिंग हो रही होती है, जिस पे सीक्वेंस नंबर लग रहे थे, जिस इस लाइन में ऐसा इस तरह से वो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। एप्लीकेशन लेयर के बाद आती है, हम लेयर वाइज बात करते हैं, इस पे आ जाते हैं फिर से। इस पे यहाँ पे एप्लीकेशन का नंबर था, जो भी मतलब नाम था, प्रोसेस आईडी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसका सीक्वेंस नंबर लगा, नंबर 1, कि जी ये कौन सा पैकेट नंबर है। फिर सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, तो एड्रेसिंग यहाँ पे सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट की होगी। यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस जो नेटवर्क है, डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स आईपी हो गया। यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक हो गया। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 लेयर पे आपके एड्रेसिंग हो रही है। तो यहाँ पे वापस आते हैं जनाब, यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या हो रहा है जी, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर होस्ट नेम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आईपी या नेटवर्क लेयर के ऊपर क्या चीज़ें हो रही हैं, ईथरनेट फ्रेम की बात करते हैं, आईपी पे आईपी एड्रेस होता है, नेटवर्क लेयर इन 2 लेयर्स को कहा जा रहा है फिलहाल। ईथरनेट फ्रेम का ईथरनेट एड्रेस होता है, जो आपका मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट्स का होता है। ठीक है, पहले 3 बाइट्स जो मैन्युफैक्चर आईडी होते हैं, लास्ट 3 बाइट्स जो है वो सीरियल नंबर ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो ये एक आईपी पे सॉरी आईपी लेयर के ऊपर डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स आईपी, और जो ये है डाटा लिंक लेयर उसके ऊपर डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक, ये 2 चीज़ें इस तरह से अप्लाई हो रही। ठीक है, इसके बाद अल्लाह आपका भला करे, ये 2 एड्रेसिंग 2 लेयर्स की आपको मैंने बता दी। इससे पहले मैं आपको पोर्ट्स को बता चुका हूँ कि पोर्ट्स सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, या डेस्टिनेशन पोर्ट और सोर्स पोर्ट, ये 2 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं लेयर नंबर 4 पे। नंबर याद है, अगर नंबर का कंफ्यूजन हो तो क्लास के दौरान टोक के पूछें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये मैंने नंबर्स आपको बताए थे, फिर से दोहरा देता हूँ जी। 102 फर तक जो पोर्ट नंबर है, 0 से लेके 1024 तक, उनको वेल नोन पोर्ट्स कहते हैं।
ठीक है। 1024 के बाद से लेके एक और नंबर था, पता नहीं 32,000 तक शायद समथिंग, या 5,000 तक ऐसा कुछ नंबर है, वो उनको रजिस्टर्ड पोर्ट्स कहते हैं। और बाकी वो फिर जो रह जाती हैं वो अलग है, वो मैं देख के भी आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ें, ये पोर्ट्स हैं वेल नोन, जिनके ऊपर आमतौर पे आपके सर्वर्स रन हो रहे होते हैं। 80 के ऊपर आपका वेब सर्वर है, 110 के आपका पॉप सर्वर है, इसके बाद 20 और 21 के ऊपर एफटीपी चल रहा है, 22 के ऊपर एसएसएच चल रहा है। ठीक है, तो ये वेल नोन पोर्ट्स है। फिर इसके बाद एड्रेस टाइप्स की बात करते हैं। ये चीज़ें थी सबनेटिंग के हवाले से, अगर याद हो नेटवर्क किस्सा से, नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड करते हैं और बाकी कैसे होता है। तो आईपी लेयर के ऊपर आपके पास जो एड्रेसेस की टाइप्स हैं, ये नेटवर्क लेयर की बात हो रही है। तो वो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब है जी, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजता है तो वो यूनिकास्ट हो गया। एक कंप्यूटर जब सबको भेजता है तो वो हो गया ब्रॉडकास्ट। और मल्टीकास्ट क्या हुआ जी, एक कंप्यूटर चंद कंप्यूटर्स को भेजता है, उसको कहते हैं मल्टीकास्ट। ठीक है जी। तो यूनिकास्ट जो है वो सिंगल होस्ट या सिंगल नेटवर्क इंटरफेस की बात होती है। ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस दैट इंक्लूड ऑल होस्ट्स ऑन दैट सबनेट, ऑन दैट ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, तो ये चीज़ें में रखिएगा। अब ये सबनेट और ब्रॉडकास्ट डोमेन का मैं क्लियर कर देता हूँ। ये वो जगह है जहाँ तक एक कंप्यूटर की रीच है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर कनेक्टेड है, मेरे नेटवर्क तक मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा तो ये ब्रॉडकास्ट मेरे नेटवर्क के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो ब्रॉडकास्ट इन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क हो, उन तमाम होस्ट तक जाएगी जो कि करंटली उस नेटवर्क से कनेक्टेड है। मतलब मेरे राउटर से जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, मेरा सिस्टम ब्रॉडकास्ट करता है तो वो तमाम डिवाइसेस सुनेंगी। मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट क्या है जी, ये एक अलग से रेंज भी इस्तेमाल होती है 224 से 239 तक, जो क्लास डी कहलाती है। तो क्लास डी के हवाले से जो एड्रेसेस है नॉर्मली वो मल्टीकास्ट एड्रेसेस यूज़ करते हैं। खैर ये राउटर्स में मैं कल मैंने यूज़ किया था, 224001 HSRP था शायद, हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल। ये सिस्को की डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। तो मैं कल ये वहाँ पे मैंने देखा था। ठीक है, तो बहरहाल ये है कि ये जो एड्रेसेस हैं, ये मल्टीकास्ट जब आपने करना है कि चंद कंप्यूटर्स तक ये बात करनी है तो मल्टीकास्ट वाली चीज़ इस्तेमाल होती है। और उसके मल्टीकास्ट एड्रेसेस होते हैं। अगर एड्रेसेस 224 से 239 की रेंज में आएगा तो इसका मतलब वो मल्टीकास्ट एड्रेस है। ठीक है, इसके बाद IPv4 की जो क्लासेस हैं वो देख लें जी, पढ़ लें खुद ही। 1 से लेके 126 तक जो है वो आपकी क्लास ए है। फिर 128 से 191 तक क्लास बी है। 192 से 223 तक क्लास सी है। 224 से 239 तक डी है। और 240 से 255 तक क्लास ई है। अब पहली क्लास जो है वो वेरियल नेटवर्क्स में यूज होते हैं। अब ये NHHH की क्या बला है बताते हैं। ये जो पहला हिस्सा है, ये N फॉर नेटवर्क है, H फॉर होस्ट है। अब देखिए जी, नेटवर्क के लिए 8 बिट्स हैं। तो मैक्सिमम नेटवर्क्स which are possible are 2 raised to the power 8, जिसका मतलब है 256 नेटवर्क्स आर पॉसिबल। ठीक है, होस्ट के लिए कितने बिट्स हैं, 1 2 और 3, तो 3 ऑक्टेट्स हैं। तो हर एक में 8 बिट्स हुई, तो 8 8 और 8 24। तो टोटल कितनी एड्रेस स्पेस बनी, 2 रेज टू पावर 24, दैट वुड बी 16 मिलियन समथिंग। ठीक है, इधर आ जाते हैं। यहाँ पे दो पोर्शन आपके आ गए, बल्कि 16 मिलियन नहीं, शायद ज़्यादा ही बनेगी। 16 मिलियन या इसकी बनेगी तो 16, हाँ नहीं 16 मिलियन बनेगी। ये जो है यहाँ पे क्या हो गया जी, 16 बिट्स, 8 इसकी 8 इसकी, 16 बिट्स जो है वो नेटवर्क के पार्ट में आ गई। तो ये कितनी बनेगी, 2 रेज टू पावर 16, दैट वुड बी 65,536 नेटवर्क्स, 65,536 होस्ट। इसका मतलब है 65,536 नेटवर्क्स हैं और हर नेटवर्क में 65,536 होस्ट्स हैं। ठीक है, ये बाद में, ये वाला कमेंट्स वाले हिस्से के बाद में डिस्कस करते हैं। ये वाला हिस्सा है जो हम लोग गरीब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या क्या है जनाब, 16 मिलियन होस्ट्स बन गए, मतलब 2 रेज टू पावर 24, और 256, सॉरी 16 मिलियन नेटवर्क्स बन गए और
2⁸ यानी कि 256 होस्ट बन गए। अच्छा, यहाँ पे कोई बंदा एतराज़ कर सकता है कि जनाब 256 नहीं 254, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम उस चीज़ को काउंट करते हैं तो उसके अंदर हम पूरी एड्रेस स्पेस को काउंट करते हैं। अब आप ये जिनको नहीं पता उनको भी क्लियर कर दूं कि 2⁸ 256 8 इज इक्वल टू 256, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जी 256 टोटल यहाँ पे आईपी एड्रेसेस पाए जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, आईपी एड्रेसेस 256 पाए जाएंगे। उनमें से यूजेबल कितने होंगे, वो 254 -2 होता है। उसकी वजह क्या है जी कि जी .0 वाला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो नेटवर्क आईडी होती है। और .255 वाला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज जो हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन असल में तो यूज हो रहे हैं ना, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए .0 यूज हो रहा है और नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए .255 हो रहा है। तो ये चीज़ अब अपने जहन में रखनी है कि वो इस हवाले से ये हम कहते हैं टोटल 256 है, लेकिन हम कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को जो असाइन कर सकते हैं 254 होंगे इस केस में, और बाकी इसमें क्लासेस नहीं है। अच्छा, अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, खैर इसको अब सबनेटिंग करके आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। शुरू के जो नेटवर्क्स थे उसमें उन्होंने कहा जी बहुत कंप्यूटर सही होंगे, तो या खैर ये एड्रेस स्पेस एग्जॉस्ट हो चुकी है। फिर ये वाली लार्ज साइट्स हम जैसे IBM का नेटवर्क है, स्टैनफोर्ड का नेटवर्क है, वो लोग यूज़ कर सकते हैं। स्मॉलर साइट्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। खैर वो अलग तो बात है कि हमने ये इसमें से कुछ चीज़ें भी यूज़ की हैं कुछ जगहों पर। अब ये एक साइट है जी, उसका ओरिजिनल आईपी एड्रेस ये है, तो ये क्लास बी है और इसमें होस्ट पोर्शन ये वाली क्लास बी बन गया। अगर हम इसको बात करते हैं क्लास फुल एड्रेसिंग में, तो क्लास फुल से मुराद ये है कि इस फॉर्मेट को यूज़ करना, ठीक है। हम वो उसको सबनेट नहीं कर रहे ओरिजिनल क्लासेस के हवाले से। तो ये होस्ट पोर्शन हो जाएगा, सॉरी नेटवर्क पोर्शन हो जाएगा, और ये होस्ट पोर्शन हो जाएगा। लेफ्ट वाले दो जो ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क हो जाएंगे, और राइट वाले दो ऑक्टेट्स जो हैं वो आपके होस्ट के पार्ट कहलाएंगे। अच्छा, अब इसमें नई चीज़ क्या थी, वो ये थी सबनेटिंग। अब अगर आप क्लास ए को कंसिडर करें तो उसके अंदर 256 आईपीज़ हैं उसके लिए नेटवर्क पोर्शन के लिए, और 16 मिलियन होस्ट्स हैं। भाई अगर कोई एक नेटवर्क की बात करते हैं तो इतना पॉसिबल तो नहीं है कि उसके अंदर 16 मिलियन होस्ट्स हों और इतना बड़ा कोई नेटवर्क। या अगर हमें इतने आईपीज़ नहीं चाहिए, तो हमें अगर 4-5 आईपी चाहिए तो हम क्या करेंगे, तब भी काम आएगा। तो आप क्या करते हैं, नेटवर्क को डिवाइड करते हैं। उस डिवाइड करने के मैकेनिज्म को आप सब नेटिंग कहते हैं, सब नेटवर्किंग या सब नेटिंग या सब नेट, ठीक है, सब नेटवर्क। इससे क्या होता है जी, आपके जो आईपी एड्रेस की रेंज है उसके आप मल्टीपल सब नेटवर्क बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक आईपी एड्रेस की रेंज भी ली हुई है 192.168.1.100 या 1111 कर लेते हैं। अब मुझे अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 168.1 और 10 के नेटवर्क से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे पास टोटल 254 कंप्यूटर्स होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं जी, ये 254 कंप्यूटर्स को मैं फर्दर ब्रेक करना चाहता हूँ, और मैं कहता हूँ जनाब मुझे 16 कंप्यूटर्स का नेटवर्क चाहिए, ठीक है। 254 की अगर बात करते हैं तो मुझे 16 का नेटवर्क चाहिए, या मुझे 5-5 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है, तो उस केस में मैं उसको सबनेट करूँगा, ठीक है। तो सबनेटिंग ऐसा अगर आप कहेंगे तो पढ़ा दूंगा। वैसे देखता हूँ मैं HEC की गाइडलाइंस में कि मैंने इस कोर्स के अंदर ही सबनेटिंग पढ़ानी है कि नहीं, ठीक है। तो आप नेटवर्क को हमने पढ़ी हुई है सर। बस ठीक है, हो गया फिर तो आपको आगे मतलब मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ। हमारे हमारे तो फिंगर टिप्स पे है। ओह वेरी गुड, फिर तो मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ, मैं दे देता हूँ क्वेश्चन। नहीं, सर इतनी सर भी मुझे बात नहीं नहीं सही है आती। वैसे। जी क्या कह रहे हैं दूसरे साहब, क्या कह रहे हैं? मुझे सही नहीं आती सर ये सब। मैं करा दूंगा भाई, मैं करा देता हूँ, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप उसका आपको एक अभी पूरी मुझे उसकी स्लाइड बनानी पड़ेगी, मैं स्लाइड बना के सिनेरियो बना के फिर मैं क्लियर कर दूंगा उसको, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने झटका फार्मूला से तो नहीं किया हुआ कि जी वो सबनेटिंग चीट शीट से करना है? अगर वो उससे किया हुआ फिर खराब हो सकेगा, ठीक है। सर हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है इसको। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि पेपर के अंदर जैसे ये टेस्ट करते हैं तो उसमें कहते हैं चल ये चीट शीट यूज करते हैं 2 4 और 4 का 8 इस तरह से बनाएंगे, उस तरह से करोगे तो किसी गलती हो जाएगी। अच्छा बहरहाल आई अज्यूम कि आपने सही पढ़ा हुआ है। अच्छा इसके बाद क्या है, सबनेटिंग की एग्जांपल है तो इसको चलने दें कि रहने दें? CIDR पता है?
CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, पता है, मैं तुम ये करोगे पता क्योंकि कोई नहीं बोला। तो बरक अब ये जो इसकी बात है 128 और 180 क्लासफुल एड्रेसिंग में इतने एड्रेसेस होंगे, क्योंकि 536 होते हैं तो -2 मैंने आपको बताया था। सबनेटिंग से क्या है, होस्ट पोर्शन को आप थोड़ा सा नेटवर्क को होस्ट पोर्शन में ले जाएंगे, होस्ट का हिस्सा जो है वो नेटवर्क में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, मास्क जो सबनेट मास्क है वो 255.255.255.0 कर देंगे। तो ये जो अगला हिस्सा था 98 का, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें ये था 98 का, ठीक है, वो इस्तेमाल हो गया किसमें, आपके नेटवर्क में। अब वो जो अगला हिस्सा था डॉट के बाद वाला, वो आपका होस्ट पोर्शन होगा, ठीक है। इसको एक और लिखने का अंदाज ये है /24, ये CIDR नोटेशन है, ठीक है। उसमें क्या है कि आपके ये जो IP एड्रेसेस हैं, देखें जी, 8 1 8 1 और 8 1, मतलब अगर बाइनरी आप इसकी करेंगे 255 की, तो 8 दफ़ा वंस आएंगे, ठीक है, 8 दफ़ा वंस, 8 दफ़ा वंस, टोटल कितने हो गए 24 टाइम्स 1। तो यहाँ पे /24 का, क्योंकि आपका सबनेट मास्क कंटेजियस होता है, मतलब इसमें ब्रेक्स नहीं आएंगी, ठीक है। इसके बाद आप उसके बाद खैर यहाँ पे आ जाए, नया तरीका वो क्या है, क्लासलेस इंटरनेट इंटर डोमेन राउटिंग। इससे क्या कहते हैं कि आप अलाउस फॉर शॉर्टर नेटवर्क एड्रेसेस देन क्लास स्पेसिफाइड। शॉर्टर नेटवर्क एड्रेसेस, ये क्या बात होगी, आपके जो नेटवर्क है अब उसको शॉर्ट कर दें, मतलब सबनेटिंग का ये एक उलट। एग्रीगेट स्मॉल नेटवर्क्स इनटू सिंगल लार्ज वन, वहाँ पे क्या हो रहा था, नेटवर्क को आप ब्रेक करके छोटे नेटवर्क बना रहे थे, यहाँ पे छोटे नेटवर्क को बड़े नेटवर्क का हिस्सा बना रहे हैं, ठीक है, ये सिलसिला है। अब आप एलोकेट पोर्शन ऑफ क्लास ए एंड बी एड्रेसेस आप कर सकते हैं, मतलब क्लास ए के एड्रेसेस और बी के एड्रेसेस को कंबाइन करके एक एग्रीगेट नेटवर्क बनाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी राउटिंग टेबल में एंट्रियां कम करवाई जाती हैं। देखो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, क्लास बी की बात करते हैं, ठीक है, क्लास बी पे, बल्कि सी की बात करते हैं, सी वर्स्ट केस सिनेरियो बनेगा इसके लिए। क्लास सी में आपके पास जो बिट्स अवेलेबल हैं नेटवर्क पोर्शन के लिए वो हैं आपकी 24। दैट मीन्स कि आपके पास द पॉसिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क्स जितने भी हैं वो क्या है कि आपके पास 16 मिलियन नेटवर्क्स होंगे। तो अगर राउटर के अंदर आपने इतनी इंफॉर्मेशन देनी है तो 16 मिलियन एंट्रीज रफली आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी हो सकता है उसके लिए उसको पढ़ना पॉसिबल भी ना हो, ठीक। उसके बाद ये मैं वो एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप उसको राउट करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं, वो छोटे छोटे नेटवर्क्स लेते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, और जो कंबाइन एड्रेस है वो एक मेन राउटर को देते हैं, और बाकी जो छोटा राउटर होता है जो उसका सब राउटर लगा होता है उसको हम उससे कम की वैल्यूज दे देते हैं और फिर काम करना शुरू हो जाता है, ठीक है। आसान जुबान में इसका यूज़ ये है। आखिरी एक दो स्लाइड्स रह गई हैं जी, नहीं आखिरी नहीं, अभी 12 हुई हैं। बिफोर CIDR आपके पास जो थी वो कंसर्न था कि कितने सारे एड्रेसेस होंगे और वो पूरे हो जाएंगे, खैर वो अभी पूरे भी हो गए हैं। तो आपके यहाँ पे एड्रेस स्पेस का एक इशू था और उसमें था कि एंट्रियाँ कितनी करेंगे, ठीक है। तो आपने अब देखें 4 बिलियन की बात करते हैं ना, 2⁻32 ऑलमोस्ट 4 बिलियन की बात होती है, तो 4 बिलियन से तो ज़्यादा डिवाइसेस हैं। अब पता चले पाकिस्तान की आबादी है 220 मिलियन और फेसबुक के ऊपर यूज़र हो सकता है होगा 1 बिलियन पाकिस्तान से, और फिर पता ये चलेगा कि जनाब उसके अंदर पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं वो परसेंटेज है मेल एंड फीमेल्स की, तो वो फीमेल्स जो हैं वो 51% हैं और मेल्स 49% हैं। लेकिन जब आप फेसबुक का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो वहाँ पे 80% आपके फीमेल्स होंगी और 20% मेल्स होंगे। बहरहाल खैर ये फ़नून लतीफ़ा के तौर पे बात की थी, लेकिन अब यहाँ पे 4 बिलियन की नंबर की बात करते हैं। 4 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस तो बच्चे कनेक्टेड हैं अभी भी। मतलब अगर आप एक घर की बात करते हो तो मेरे घर में इस वक्त 1 2 और 3 मोबाइल्स और 2 लैपटॉप्स और एक टीवी, तो ये डिवाइसेस एक वक्त में कनेक्टेड है, ठीक है।
तो इस हवाले से मैं ज़रा कि ये बच्चे को ज़रा ना कर दूं कि आई एम इन द क्लास। तो सीआर साहब एक हैं एक और क्लास के, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे थे बेसिकली, तो मैंने अभी उनकी कॉल को काट दिया। तो क्या आई एम इन द क्लास। अच्छा, अब इस एड्रेस की शॉर्टेज को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? ठीक है, ये जो एड्रेस की शॉर्टेज है इसको कैसे रिमूव करते हैं? एक तो ये है कि स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर जो हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं और उससे ले आते हैं दूसरी तरफ। तो वो क्या होती है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, तो इसके बाद आप पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। ठीक है, लेकिन एड्रेस की शॉर्टेज फिर भी हो रही थी, तो हमने एक नई चीज़ बनाई जिसको कहते हैं IPv6, और वो 16 बाइट के एड्रेसेस हैं, यानी कि 2⁻128। मतलब एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, 16,008 तो 128 बनेगा। तो एक दो की ताकत से 128 बना, तो वो उतनी एड्रेस स्पेस बन गई। अब वो एड्रेस स्पेस अच्छी खासी है। ठीक है, अभी मैंने एक टर्म यूज़ किया है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या होती है? खैर आसान ज़ुबान में, आपके जो घर में ADSL राउटर लगा हुआ है या 4G लगे हुए हैं, या अगर आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हैं, तो ये डिवाइसेस वैसे नेट कर रही होती हैं। आप बेशक ट्राई करके देखिएगा वो किस तरह से, कि अपने जब मोबाइल से आप कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर को, तो वहाँ पे वो मोबाइल पे बता देगा कि जनाब फलान डिवाइस कनेक्टेड है, उसको मैंने ये IP एड्रेस असाइन किया है। अच्छा, वो IP एड्रेस आपका लोकल IP एड्रेस होगा, मतलब आपके नेटवर्क के इनवर्ड या इनसाइड। लेकिन जब आप जाके whatismyip.com पे सर्च करेंगे, मतलब सिर्फ जाके वो वेबसाइट खोलेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर ही, तो वो एड्रेस कुछ और आएगा जो कि आपको मोबाइल बता रहा है उससे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ओरिजिनल IP एड्रेस था, जो कि आपका इंटरनल नेटवर्क का एड्रेस था, और जो एक्सटर्नल नेटवर्क का एड्रेस था, वो ट्रांसलेट हो रहा है। आपका जो लोकल एड्रेस है वो ट्रांसलेट होके आपके पब्लिक एड्रेस में जा रहा है, यानी कि जो वेबसाइट WhatIsMyIP आपको बता रही है, वो आपका ट्रांसलेटेड एड्रेस है, जो कि बेसिकली रियल एड्रेस है। ठीक है, और उसके बाद इंटरनेट पे आप फेसबुक का पेज विजिट करते हैं, फेसबुक जब रिटर्न करेगा तो वो आपका जो मोबाइल IP एड्रेस बता रहा है उस पर नहीं करेगा, वो आपको ट्रांसमिट करेगा कि वो जो आपको व्हाट इज़ माई IP पे आपको एड्रेस, वहाँ पे वो चीज़ ट्रांसमिट होगी, जो कि बेसिकली आपके अपने राउटर का एड्रेस होगा, यानी कि आपका मोबाइल उस वक्त राउटर बना हुआ है। और फिर उसके बाद वहाँ से आपके जो IP इसने या मोबाइल ने आपको असाइन किया है, वहाँ पे वो चीज़ ट्रांसमिट होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब आप कहेंगे जनाब यहाँ पे तो IP एड्रेस सपोज मुझे यहाँ पे 1 मिला था और उधर मुझे 1111 मिला था, तो एक IP केस के आगे एक IP आ रहा है, तो इससे तो किस किस्म की चीज़ें फ़ायदा दे रही हैं? यहाँ पे तो एड्रेस स्पेस आप कंजर्व नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, वन ऑन वन नेट नहीं करते हम हमेशा मल्टी ऑन वन नेट या वन ऑन मल्टीपल IP एड्रेस नेट की जाती है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि आप अगर घर में अपने देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। 5-6 डिवाइसेस आपके सेम वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है, और उस सेम वाईफाई राउटर का एक ही पब्लिक IP एड्रेस है। अब सपोज मोबाइल से आप खोलते हैं facebook.com, यहाँ पे आप खोलते हैं SKTUMT ठीक है, अब SKTUMT को भी वही पब्लिक IP एड्रेस जाएगा जो कि facebook.com को जाएगा। अब facebook.com भी उसी पब्लिक IP एड्रेस के ऊपर रिप्लाई करेगी, और SKTUMT भी उसी पर रिप्लाई करेगी। डाटा पैकेट्स आके आपके राउटर तक पहुंचेंगे, और राउटर के बाद आपका राउटर उस पर्टिकुलर डिवाइस को भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो डिवाइसेस एक पब्लिक IP यूज कर रही हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो अब इसको पढ़ लेते हैं, इसमें जो बातें लिखी हुई हैं। अगर ये सिनेरियो समझ नहीं आया तो बच्चे मैं दोहरा देता हूँ, अगर समझ आ गया तो मैं स्लाइड समझा देता हूँ। जी, क्वेश्चन प्लीज। सर आप स्लाइड समझा दें। ठीक है, मैं इसको रिप्लाई कर दूँ, मैसेज कर रहा। अच्छा,
मैसेज वैसे बच्चे ने ना ईमेल की हुई है कि जी हम नहीं कर सकते, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अभी मुझे उन्होंने सवाल किया कि जनाब कोर्सेरा की स्पॉन्सरशिप कब तक रहेगी, और खैर उन्होंने कोर्सेज एनरोल भी कर लिए। ठीक है, तो खुला तीजाद नहीं, खैर कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही था, जैसे मेरी क्लास, आपको मैंने बताया था मेरी क्लास में भुट्टो आ गया था, सॉरी भुट्टो का सवाल आ गया था। बच्चा आके कहता कहता सर ये भुट्टो जिंदा क्यों है। मैं कहा भाई मुझे पढ़ा लेने तो बाद में बात कर लेते हैं इस मौजूद पर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि राउटर इंटरसेप्ट्स पैकेट्स, replaces the internal network address and ports with externally visible addresses। तो राउटर आपकी डिवाइस, आपकी चार्जी डिवाइस, आपकी जोन की डिवाइस, आपकी मोबिलिंग की डिवाइस, जो कुछ भी, या पीटीसीएल का राउटर, आपने पैकेट्स भेजे उस डिवाइस को, उसने क्या किया, अपना जो आपका जो एड्रेस था सोर्स में उसको चेंज किया, उसमें उसने अपना एक्सटर्नल आईपी लगाया। अब एक्सटर्नल आईपी किस किस्म का हो सकता है, अभी देख के बताता हूँ, ठहरो एक मिनट। आप कंप्यूटर्स पे हैं जनाब, सब लोग मतलब सर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल से ऑनलाइन है सारे बच्चे? मोबाइल से मोबाइल। मैं मोबाइल से आ रहा हूँ। मोबाइल से हैं फिर मुश्किल हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। मैं चाह रहा था कि आपको अपना एक आईपी एड्रेस बताऊं, और उसके बाद फिर एक मिनट में ज़रा एक काम करवा लूँ आपसे। मैं देख लेता हूँ व्हाट इज माय आईपी, ये भी मुझे बता देगा इस वक्त भी। अच्छा, ज़रा ट्राई कीजिएगा 3952.128.163, दिस इज माई करंट आईपी। ठीक है, दोहरा देता हूँ, 39, उसके बाद 52, 39 के बाद 52, 128 और 163। ये इधर अगर आप जाके अपने वेब ब्राउजर में मोबाइल वाले में लिख लें, मैंने फायरवॉल ऑन किया हुआ, शायद आपको सॉफ्टवेयर नहीं पहुंचेगा, लेकिन बार ट्राई करें देखें क्या होता है। ठीक है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। लेकिन जो मेरा लोकल मुझे एड्रेस मिला हुआ है वो डिफरेंट है। जो मुझे मेरे राउटर ने एड्रेस दिया हुआ वो से है 192.168.1.3 सपोज, और ये आपके लिए एड्रेस क्या है, 38 या 39, जो भी मैंने भी आपको बताया। ठीक है, 3952 वाला। अब ये क्या बला हो रही है, ये हो ही रहा है कि ओरिजिनली जो मेरा एड्रेस था 192.168.1.1 एग्जाम्पल के तौर पे, वो ट्रांसलेट हुआ है 3952 वाले में। ठीक है, तो राउटर को मेरा पैकेट पहुंचा, राउटर ने क्या किया, वहां पे जो मेरा एड्रेस था 192.168 वाला, उसको चेंज करके 3952 बना दिया। पहली बात ये वाली आपकी बात होगी, रिप्लेसेस इंटरनल नेटवर्क एड्रेसेस। उसके बाद पोर्ट, सोर्स पोर्ट थी मेरे पास 1234 सपोज। ठीक है, लेकिन जो राउटर ने पोर्ट नंबर लगाया वो सपोज लगाया 5678। अब ये क्या बुला हुई, तो भाई राउटर ने हिसाब रखना है कि वहां से जो पैकेट आया तो मैंने किस कंप्यूटर से मंगाया था और उसके किस पोर्ट पे भेजना है, उसको हिसाब को रखने के लिए, नेट टेबल को मेंटेन करने के लिए ये चीजें आगे पीछे की हैं। ठीक है, और ये मेंटेन की जाती है मैपिंग, क्यों, क्योंकि उसके अगेंस्ट पैकेट जो है वो सर्वर से वापस आना है। जब सर्वर से वो पैकेट वापस आना है तो भाई कोई ना कोई तो चीज़ होनी चाहिए ना कि वो उसको ओरिजिनल बंदे को वापस भेज सके। मतलब मैंने फेसबुक का पेज मांगा था, मुझे SKTMD का पेज दे दिया राउटर ने, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो उस चीज़ का हिसाब रखा जाता है, उसको मैपिंग टेबल कह देते हैं, नैक टेबल कह देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, टिपिकली आपका सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस होता है और मैनी पोर्ट्स होती हैं, और उसके बाद आपके पास अनलिमिटेड ऑफ होस्ट्स होते हैं। ठीक है, इन थ्योरी अनलिमिटेड ऑफ होस्ट, अनलिमिटेड से हमारा 250 होस्ट हो गया, 500 होस्ट हो गया, 16 मिलियन हो गया, तो नेट ये सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी तमाम राउटर्स में पाई जाती है, लिनक्स में भी है, खैर विंडोज़ का भी अपना भी राउटिंग टेबल होता है वैसे, उसके अंदर भी की जा सकती है, मतलब रेप अगर कन्फिगर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ट्रांसलेशन वाले जो कॉन्सेप्ट है, ये डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, ये एक एड्रेस था, ये एक एड्रेस था, ये एक एड्रेस था, ये तीन कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे इस राउटर के साथ, ईथरनेट स्विच के साथ। ठीक है, ये आपका जो स्विच है,
बोला था बात है कि हमारे घर में वो डिवाइस एक ही लगी हुई होती है, यही होता है एडीएसएल मॉडेम, जिससे ये सारे वाईफाई से कनेक्टेड है। तो ये सिनेरियो इस तरह से, इसने पोर्ट नंबर लगाई 5001, 5002, 5003, जो सोर्स पैकेट भेजा, वो स्विच के पास गया, स्विच से होते हुए आपके पास राउटर के ऊपर नेट हुआ, ठीक है। और नेट ने क्या किया, आपका वो एक टेबल मेंटेन कर लिया कि आपका ओरिजिनल आईपी था 168.1.1, इधर आ जाओ 2, 5002, 3, 5003, यहाँ पे पहुंच के हिसाब लग गया है जनाब। उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, ये वाली चीज़ जो है वो चेंज कर दी, आपका सोर्स एड्रेस जो है वो चेंज हो गया, और पोर्ट नंबर भी कुछ चीज़ भी चेंज होता है, वो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ यहाँ से, अब सोर्स ओरिजिनल क्या था 192.168.1.1, यहाँ पे क्या हो गया जी 213.31, यहाँ पे क्या था इशारिया 2, यहाँ पे क्या आ गया जी वही, यहाँ पे इशारिया 3, यहाँ पे क्या आ गया वही, इंटरनेट पे चला गया। जब वापस आएगा तो वो 5001 के लिए आएगा, 5002 के लिए आएगा, 5003 के लिए आएगा, 5001 वाला इधर पे चला गया, 5002 इधर आ जाएगा, 5003 वाला पैकेट इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है जी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। पब्लिकली आप एक एड्रेस यूज कर रहे हैं, इंटरनली उसके अगेंस्ट मल्टीपल आईपी एड्रेसेस है, तो असल आउटर वर्ल्ड को ये आईपी नजर आ रहा है, तो ये ट्रांसलेशन हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि आपकी इन 3 कंप्यूटर के लिए एक है, ठीक है। इसी तरह से यूएमटी की अगर बात करते हैं, तो यूएमटी पे हम सपोज करते हैं हमें एक आईपी एड्रेस मिल रहा है, तो एक आईपी एड्रेस हमने 300 कंप्यूटर्स चलाए हैं उस आईपी एड्रेस से, ठीक है। तो इससे हम एफिशिएंट यूजेज कर रहे हैं, इससे हम एड्रेस स्पेस को एग्जॉस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। फिर कुछ प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं, ये जो आपने 192 की रेंज देखी है, ठीक है। अब आपके पास कुछ ज़रूरत पेश आती है, नेट जो है वो इंटरनेट एड्रेसेस जो है वो उसको नहीं रोकती कि वो बाहर पता नहीं चलता, ठीक है। सब एप्स जो है वो इनकोड करती हैं डाटा। अब यहाँ पे क्या है, some apps will encode address in data, what if you really want to connect to the external host with an IP address same as an internal host। तो ये के हवाले से क्या है, हम क्या करते हैं, प्राइवेट एड्रेसेस यूज करते हैं, ठीक है। खैर ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि नेट कैन प्रोटेक्ट योर इंटरनल एड्रेसेस फ्रॉम बीइंग विजिबल। तो नेट से क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनल आपका जो बाहर वाला आईपी था वही सारी दुनिया को नजर आ रहा है, इंटरनल आईपी एड्रेसेस नजर नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन खैर उसके अंदर ट्रांसमिट किए जा सकते हैं कि इंटरनल एड्रेस क्या था। तो हमें क्या करते हैं, नॉर्मली प्राइवेट एड्रेसेस यूज करते हैं, ये किसी राउटर में इसकी एंट्री नहीं की जाती, या किसी राउटर में ये पाई नहीं जाते। अब प्राइवेट एड्रेस स्पेस क्या है, क्लास ए में 10 से लेके 255 तक, तो टोटल इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें 16 मिलियन होस्ट है, 10 डॉट समथिंग जो कोई भी आप यूज करते हैं। दूसरा क्या है, आईपी क्लास बी 172.1.6 से लेके 172.3.1 तक पूरा नेटवर्क। तो इसका मतलब है आपके पास 16 का नेटवर्क, 17 का नेटवर्क, 18 का नेटवर्क, 19, 20, 21, तो कितने आपके 16 नेटवर्क्स बन जाते हैं, ठीक है। 16 16 32 होते हैं, तो ये टोटल 16 नेटवर्क्स बन गए। 16 नेटवर्क्स बन गए और 16 में हर एक में 65,536 कंप्यूटर्स की स्पेस है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आ जाता है, यहाँ पे क्या है, 2 ताकत 16, 65,536 कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पे क्या था 172.1.6, इसमें यह था कि 16 नेटवर्क्स थे और जिसमें 65,536 डिवाइसेस आ सकती है। यहाँ पे एक नेटवर्क है जिसमें 65,536 डिवाइसेस आ सकती है। खैर वो ज़्यादा बात है, आप इसको सब नेट कर सकते हैं। तो ये जो एड्रेसेस रेंज है, ये एमसीक्यूज के वाले से क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द प्राइवेट एड्रेस रेंज, तो ये आपके पास टेबल है। अब आ जाती है एक नई टर्म, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। पैकेट ट्रांसमिट किस तरह से होता है, या एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कैसे पता चलता है, ये पता चलता है जनाब आर पर रिक्वेस्ट से, ठीक है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, आपने उसको ट्रांसमिट करना है। अब इसी एग्जांपल पे आ जाते हैं, यहाँ इसने ट्रांसमिट करना था बाहर, ठीक है। तो आपको इस डिवाइस साहबा को या इस डिवाइस साहब को, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, उसको इस राउटर का एड्रेस पता होना चाहिए। कैसे बताओ,
वो आर को रिक्वेस्ट करेगा। वो क्या करेगा, एक ब्रॉडकास्ट करेगा। वो कहेगा जी बताओ कौन है जी गेटवे, अव्वल तो गेटवे बताया जाता है, ये इसको नहीं कहेगा, डीएचसीपी को कहेगा। डीएचसीपी को कहेगा कि जनाब मुझे बताएं कि हु एम आई, बेसिकली ये मैसेज स्टार्टिंग जब होगा तो ये एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा। वो हु एम आई का पैकेट को रिस्पॉन्ड सिर्फ डीएचसीपी सर्वर करता है। डीएचसीपी सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करके बता देगा जनाब ये आपका गेटवे है, ठीक है, ये आपका डीएनएस है, ये आपका आईपी है, ये 3 वैल्यूज दे दी जाती है, और ये आपका लीज टाइम है। उसके बाद क्या होगा, आईपी एड्रेस इसके पास आ गए, डीएनएस का भी आ गया, प्रॉक्सी सर्वर का भी एड्रेस आ गया, फिर उसके बाद राउटर का भी एड्रेस आ गया, वगैरह वगैरह। प्रॉक्सी नहीं, चलो राउटर आ गया। अब इस केस में क्या हुआ, एड्रेसेस इसके पास आ गए, लेकिन भाई आईपी एड्रेस पे ट्रांसमिशन तो नहीं होनी है, असल ट्रांसमिशन होनी है मैक एड्रेस पे। तो मैक तो डीएचसीपी ने नहीं बताए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये काम आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपको एड्रेसेस मिल गए। अब क्या करेगा जी, कंप्यूटर कहेगा जनाब राउटर साहब को मुझे एड्रेस नहीं पता, तो क्या करते हैं, अच्छा हाँ मुझे ये गेटवे का आईपी दिया हुआ है, वो एक आईपी के ऊपर एक मैसेज भेजेगा, कहेगा जी आर्प अपना मुझे ज़रा एड्रेस बताएं। वो सिर्फ और सिर्फ उस आईपी एड्रेस वाला, जिस जो आईपी एड्रेस मेंशन होगा उसका वो कंप्यूटर या वो डिवाइस रिस्पॉन्ड करेगी कि मेरा ये मैक ये है। मैक उसके पास आएगा। अब वो टेबल यहाँ पे अपने उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि मेरा अगर कंप्यूटर है तो उसके ऊपर वो एक आईपी एड्रेस के अगेंस्ट मैक एड्रेस की एंट्री हो जाएगी, वो आर्क टेबल कहलाता है। फिर उसके बाद वो आर्क टेबल थोड़ी देर के बाद एक्सपायर हो जाता है और फिर नई आर्क जनरेट होती है। वो आपका मैक का एड्रेस पता चल गया, मैक एड्रेस पता चल गया उस डिवाइस का, राउटर का पता चल गया, या हमसाए .2 कंप्यूटर का, या हमसाए .3 कंप्यूटर का पता चल गया। अब वो थोड़ी देर तक मेंटेन रहेगा, सपोज हम कहते हैं नहीं 10 मिनट तक, इन ऑर्डर टू केटर फॉर नेटवर्क चेंजेस। तो वहाँ पे क्या होगा कि मैसेज ट्रांसमिट हुआ, आईपी अगेंस्ट के एड्रेस मैक हो गया। अब मैक वाला फ्रेम बना के भेज दिया, वो सिर्फ वो वाला कंप्यूटर जिसके अंदर उसका मैक एड्रेस होगा उसको पड़ेगा, ठीक है। तो आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं जी, हार्डवेयर एड्रेसेस, आईपी एड्रेस इनपुट किया जाता है, उसके अगेंस्ट आपको मैक एड्रेस मिलता है, ठीक है। कैसे होता है जी, एक ब्रॉडकास्ट होती है जिसमें आईपी एड्रेस होता है, कहते हैं जी कौन है ये, तो जिसका होता है आईपी एड्रेस वो कहता है जनाब मैं हूँ और ये मेरा मैक, और उसके बाद उसको टेबल में स्टोर कर लिया जाता है, और थोड़ी के बाद तो एक के बाद वो खैर वो क्लियर भी हो जाती है, ठीक है। ये एक आर्क टेबल पढ़ लें जनाब। वो क्या है जी, डेविसन सीएससी के नाम से आईपी एड्रेस ये है। इस टाइम पे उसका जो मैक एड्रेस है वो क्या है, 001143A00FD8, ठीक है। ऑन द लिंक ETH0 यानी कि लैन 0, ये लिनक्स की टर्म है। यहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हैं, वैसे विंडोज में ये कमांड चलाएं तब भी आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप विंडोज में ये चीज़ चलाते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये वैल्यूज मिल जाती हैं, आर्प टेबल कहलाते हैं। यहाँ पे खैर इस किस्म की चीज़ें नहीं होती, नॉर्मली हमारे पास ये आईपी एड्रेसेस होते हैं और साथ ही मैक एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। और वो हमारा एक पूरा एक राउटिंग टेबल बना हुआ होता है, राउटिंग टेबल नहीं सॉरी, आप टेबल होता है उसमें, ठीक है। अब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट आ गया, ठीक है। ये तो कहानी थी ना सारे नेटवर्क की। अब एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट ये आ गया कि आपने ये आईपी एड्रेसेस असाइन कैसे करना है, ठीक है। एक तो तरीकाकार ये है कि आप सर्वर कॉन्फ़िगर कर दें, जिसको हम कहते हैं DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, लेकिन हमारे घरों में ये हुआ हुआ होता है, वैसे ये जो राउटर साहब है ना, ADSL राउटर जो हमारे घरों में लगे हुए हैं, या आपने वो जो छोटी सी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं मोबाइल होते हैं, इसके अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर DHCP में बैठ के था गया। DHCP का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। वो जब भी आप रिक्वेस्ट आती है तो वो उसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, लेकिन आप मैनुअली भी असाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें। खैर कुछ केसेस में ज़रूरत भी होती है तो आपको मैनुअल आईपी असाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो असाइन यूनिक आईपी एड्रेसेस टू एंड होस्ट नेम पर इंटरफेस। अब ये क्या बात है, पर इंटरफेस, आपके लैपटॉप के अंदर 2 लैन कार्ड्स होंगे, एक वायर्ड होगा एक वायरलेस होगा, तो ये 2 डिफरेंट इंटरफेसेस है, ठीक है। सेटअप होस्ट टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क इंटरफेस एट बूट टाइम।
तो आप इस कंप्यूटर को ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करें कि वो जैसे ही ऑन हो उसी वक्त ये सारी चीज़ें कर लें। सेटअप डिफ़ॉल्ट रूट और पॉइंट टू डीएनएस सिम रिज़ॉल्वर, ये वाले काम आपने करने हैं मैनुअल आईपी देते हुए। अगर वायर्ड है तो उसके ऊपर आईपी और देना है, वायरलेस है उस पे आईपी और देना है। ये मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है व्हेन देयर इज़ नो डीएचसीपी, ठीक है? और फिर डीएनएस की वैल्यू दें, एक आईपी एड्रेस दें, फिर क्या दें सबनेट मास्क दें, फिर डीएनएस का एड्रेस दें और फिर उसका डिफ़ॉल्ट रूट दें, ठीक है? ये वाली चीज़ है। ये कहाँ पे वैल्यूज़ देनी है? लिनक्स में होती है जी @sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट्स में इफ cfg ethernet 0 इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन और ये इंटरफेस का नंबर मतलब ईथरनेट 0 WLAN 0 होगा तो वाईफाई हो जाएगा, ठीक है? वाईफाई 0 फर्स्ट वाईफाई। होस्ट नेम डिफ़ॉल्ट रूट आईपी एड्रेस नेट मास्क और ब्रॉडकास्ट आपने यहाँ पे लिखना है। तो खैर उसकी कमांड होती है, उससे आप लिखते हैं टच स्पेस ये पूरी कमांड लिखें और उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लें। जो हैश सिंबल से होगा वो वाली फाइल वो चीज़ कमेंटेड होती है, बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब इससे बचने के लिए विंडोज़ में खैर ये भी काम किया जा सकता है। विंडो में आपका जो नेटवर्क का इंटरफेस है उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे आईपी दिया जा सकता है। वो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेटिंग्स के अंदर जाके व्यू नेटवर्क कनेक्शंस और वहाँ पे जो नेटवर्क कनेक्शन उसको राइट क्लिक करें प्रॉपर्टीज, उसके बाद वहाँ पे TCP/IP v4 उसको क्लिक करें, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज और वहाँ पे वैल्यूज दें और ओके ओके करते हैं। मुझे जुबानी याद नहीं था, मैं आंखें बंद करके याद करके आपको स्टेप बता रहा था। स्टेप 1 आपका नेटवर्क इंटरफेस है, ठीक है? उसको सिलेक्ट करें, जो नीचे आपके आ रहा है सबसे पहले ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स। जब वो ओपन हो जाए तो राइट साइड पे आपके आ जाता है जी हमारे पास कि जी मेरा जो नेटवर्क अडाप्टर है, ठीक है? चेंज कनेक्शन प्रेफरेंसेस में जाकर आपको नेटवर्क अडाप्टर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जो नेटवर्क अडाप्टर की इंफॉर्मेशन होती है वहाँ से आप उसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद चेंज अडाप्टर ऑप्शंस करने के बाद आपके पास जितने नेटवर्क कनेक्शंस हैं वो आ जाते हैं। करके दिखा दूँ? करके दिखा देते हैं, ठहरिए। मैं इसको बंद करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। सब वो मैं नहीं दिखा सकूँगा, राइट क्लिक ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, ये मैं नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स ओपन कर देता हूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक है? और किधर गया? शेयरिंग कहाँ से आता है? इधर गया, ये है और यहाँ से शेयर स्क्रीन और ये वाली शेयर स्क्रीन। देखिए जी मैंने जो अपना नेटवर्क कनेक्शन था उसको किया राइट क्लिक और उसके बाद मैंने किया जी ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, तो यहाँ पे ये आ गया। अब जो मेरा नेटवर्क कनेक्टेड था उसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इस वक्त अगर आप देखें तो, ठीक है? ये मैं वाईफाई से फिलहाल कनेक्टेड हूँ क्योंकि मैं नीचे ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, वायर्ड लिंक पे कनेक्टेड नहीं हूँ, तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे ये राइट साइड पे आप देखें चेंज अडाप्टर ऑप्शंस, इसको क्लिक किया, ठीक है? यहाँ पे एक और नई स्क्रीन आएगी जो कि आपको फुली नज़र नहीं आ रही होगी, तो मुझे इसको स्टॉप शेयर करके नई स्क्रीन को शेयर करना पड़ेगा और ये वाली एक स्क्रीन आ गई आप, ठीक है जी? नज़र आ गई? अब यहाँ पर ये मेरा कनेक्शन है, इसको मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, अब ये बाकियों पे नहीं जाना, ये मैंने जो VMware इंस्टॉल किया है ना उसकी वजह से ये चीज़ें हैं, ठीक है? VMware के आपको पता है नेटवर्क्स होते हैं वर्चुअल बॉक्स के, और फिर वो जो मैंने एक Nmap इंस्टॉल किया है उस वजह से इसको किया। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बाद अब प्रॉपर्टीज विंडोज पता नहीं आपको नज़र आ रही होगी कि नहीं, नहीं नज़र आ रही होगी, तो मैं फिर स्टॉप शेयर करके दोबारा से उसको करता हूँ और इधर ये प्रॉपर्टी विंडो है, स्क्रीन में नज़र ही नहीं आ रही, दोबारा से करता हूँ, सेम ही कर देते हैं दोबारा से। ये नज़र आ रही है जी वाईफाई प्रॉपर्टीज के नाम से, देख के बताइएगा ज़रा। यस सर। ओके, यहाँ पे जनाब इधर इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसको सिलेक्ट किया और फिर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज ओपन की, तो यहाँ पे मेरी इस वक्त जो वैल्यूज है और मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, ठीक है? देखिए मज़े की बात क्या है, यहाँ पे जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखें ऑब्टेन आईपी एड्रेसेस ऑटोमेटिकली है, ऑब्टेन डीएनएस सर्विस ऑटोमेटिकली है। अब ये वो वाली वैल्यूज जो मेरे ADSL राउटर ने मुझे दी है उसकी वजह से मैं इस वक्त ऑनलाइन हूँ। मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू सेट नहीं की है, अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे मैनुअल वैल्यूज देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अभी मैं ओके नहीं करूँगा ना वरना डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा। 192.168.1 डॉट से
100 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ डिफ़ॉल्ट मास्क आ जाएगा, तो मैं कहता नहीं 192.168.1.1 ये मेरे राउटर का एड्रेस मुझे पता होना चाहिए। गेटवे डीएनएस मैं देता हूँ 8.8.8.8, ये गूगल की पब्लिक डीएनएस है 8.8.4.4, ठीक है। और मैं अगर इसको ओके करूँगा तो साथ ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं अभी इसको ओके नहीं करूँगा वरना मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा। यहाँ पे आके आप मैनुअल वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, जो कि मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। ये तो आपको मैंने जो चीज़ बतानी थी वो ये बतानी थी कि आप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है जनाब अली। कोई सवाल तो नहीं आया? अब तो खैर आप चैट भी नहीं कर सकते मेरा ख्याल है ना? ये कर सकते हैं, चैट भी मेरे ख्याल कर सकते हैं। बहरहाल, अच्छा, अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं विंडोज़ में। लेकिन अभी चूँकि जैसे मेरा कंप्यूटर चल रहा है और नॉर्मली घरों में आपके कंप्यूटर चलते हैं, वो यही होता है कि आप उस वैल्यू को डीएचसीपी ऑटोमेटिकली कर देते हैं। तो ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कर दिया तो आपको नहीं करना पड़ता। ये बेहतरीन तरीका है। ये नहीं है कि आपने करना, ये चीज़ें उन कंप्यूटर्स के लिए करनी है जिनका आईपी एड्रेस आप फिक्स रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेब सर्वर है, आप ये नहीं चाहते कि हर दफ़ा उसका आईपी एड्रेस चेंज हो, ठीक है? उसकी वजह ये है कि जनाब आपने अपने कंप्यूटर्स को बताया हुआ है कि जब आपने यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई करवाना है तो वो आपने एक्टिव डायरेक्टरी से करवाना है। अब एक्टिव डायरेक्टरी वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ही बार-बार चेंज हो जाए, तो कैसे पता चलेगा किससे करवाना है? आज .1 से करवाना है कि .2 से करवाना है? तो वहाँ पे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? वेब सर्वर 1 है, वेब सर्वर 2 है। अब फर्स्ट टाइम जो वेब सर्वर 1 था उसको आईपी एड्रेस मिल गया .1 का, थोड़ी देर के बाद उसको मिल गया .2 का, फिर आप क्या करेंगे? ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसे कंप्यूटर्स का या मेल सर्वर का या आपका वेब सर्वर है या प्रॉक्सी सर्वर है, उसका आईपी एड्रेस फिक्स रखा जाता है। वहाँ पे ये सेटिंग्स अप्लाई होंगी। क्लाइंट एंड के ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है? तो वो आप अगर आप यूएमटीवी में देखें तो वहाँ पे आपका जो प्रॉक्सी सर्वर है उसका आईपी एड्रेस एक ही चल रहा है, वो चेंज नहीं होता बार-बार, वो एक ही है, ठीक है? अब ये जो आपके पास है मैपिंग के हवाले से, वो आप अपनी फ़ाइल के अंदर भी चेंज करता है। अच्छा, वैसे विंडोज़ के अंदर भी एक फ़ाइल है, ट्राई कर लेना, वो नॉन एडिटेबल होती है। यहाँ पे भी एक होस्ट्स फ़ाइल होती है। इफ यू वांट टू हैक डीएनएस, बच्चों को शौक होता है जी, वी वांट टू हैक डीएनएस, यस यू कैन। इफ यू वांट टू हैक योर डीएनएस यू कैन। किस तरह से भला? उसका तरीकाकार ये है कि आपकी होस्ट्स के नाम से फाइल है, आपके विंडोज में भी और लिनक्स में भी। पहले लिनक्स की बात करते हैं। लिनक्स में क्या है जी, आप /etc होस्ट्स के अंदर फाइल है, उसको ओपन करें, उसके अंदर इस किस्म की एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो वहां पे इधर लिखें facebook.com और उसके बाद इससे पहले लिख दें 127001, facebook.com 1001। कभी फेसबुक आपके कंप्यूटर पे ओपन नहीं होगी, ठीक है। वो क्या है? वो ये है कि ये एड्रेस नेम है, उसके अगेंस्ट आईपी है, ये नेम है, उसके अगेंस्ट आईपी है, ठीक है। तो आप जब लिख देते हैं facebook.com तो वो सबसे पहले आपके जो लोकल डीएनएस की इंफॉर्मेशन है उसको देखता है, ठीक है। वो यहाँ पे पढ़ेगा, उसको यहीं से वैल्यू मिलेगी, वो यहीं पे आके रिक्वेस्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। तो ये तो फेसबुक नहीं थी, ठीक है। तो ये मसला आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, इफ कन्फिग से भी आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ये लिनक्स की कमांड है, तो हम इस स्लाइड को फिलहाल अभी उस तरह से नहीं देखेंगे। इफ कन्फिग है, आईपी कन्फिग होती है यहाँ पे। विंडोज में आईपी कन्फिग /ऑल होती है, यहाँ पे इफ कन्फिग है। लेकिन मैंने लिनक्स के कुछ वर्जन में देखा है इफ कन्फिग की बजाय आईपी कन्फिग भी चल रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की इंफॉर्मेशन है सेंटोस के हवाले से। कहाँ पे होती हैं जी? ईटीसी sysconfig नेटवर्क में, फिर ईटीसी से sysconfig स्टैटिक रूट्स में। कुछ पूछना चाह रहे हैं भट्ट साहब? सर कितनी स्लाइड्स रह गई हैं? 2। फिर ठीक है सर। मेहरबानी। बड़ा बड़ा आपने दिल दहला देने वाला और बड़ा दिल दुखाने वाला सवाल किया है। चले कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें, ये फाइल्स की जो लोकेशन है बच्चे, ये यहाँ पे है। तो ये मैंने देखा था जी, इफ कन्फिग, ये XXX क्या है जी? ETH 0, WLAN 0, ये वाली वैल्यूज, ठीक है।
तो ये हर एक इंटरफेस की अलग से कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं लैन का भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ तो मेरा वायर्ड कनेक्शन तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। और ये चीज़ें इफ अप, इफ डाउन, आईएफ अप, ईटीएस 0, इसका मतलब है जो आपका इंटरफेस है उसको ऑनलाइन कर दें ईथरनेट 0 वाला पर। आईएफ डाउन, ईटीएस 0, ईथरनेट 0 के इंटरफेस को डाउन कर दें। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। डीएचसीपी क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेकंड लास्ट स्लाइड है जनाब। क्लाइंट्स को वैल्यूज लीज करता है क्या? आईपी एड्रेसेस, नेटवर्क मास्क, गेटवेज, डीएनएस, सिसलॉग होस्ट, एक्सटर्नल सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, एनटीपी सर्वर, उनके एड्रेसेस बेसिकली। सिसलॉग सिस्टम लॉग्स होती हैं कि इस वक्त क्या नेटवर्क में हो रहा, तो उसको जो एरर्स आते हैं वो सिस्टम लॉग्स में जाते हैं। डीएचसीपी कैसे काम करता है जनाब? लास्ट स्लाइड। आपका क्लाइंट कहता है हु एम आई, मैं कौन हूँ। लोकल डीएसपी सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है और उसको वैल्यूज देता है। ये तुम्हारा आईपी एड्रेस है, ये तुम्हारे लिए वो है सबनेट मास्क है, ये तुम्हारा डीएनएस सर्वर है, ठीक है जनाब, ये तुम्हारा लीज टाइम है, ठीक है। लीज जैसे ही हाफ ओवर होती है, मतलब 8 घंटे की नॉर्मल लीज मिलती है, ये 24 घंटे की मिलती है, तो 24 घंटे की लीज जब 12 घंटे गुजर जाते हैं तो क्लाइंट रिन्यू करता है दोबारा से लीज को, ठीक है। और डीएचसीपी सर्वर के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, persistent होनी चाहिए। अब ये क्या बात है? persistent का मतलब ये है कि अगर सर्वर बंद भी हो जाए और दोबारा ऑन होता है तो उसके पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए, वो रिकॉर्ड भूल ना जाए तो डेफिनेटली वो किसी फाइल में स्टोर करेगा, ठीक है। जो बट साहब आपके हवाले से इतना ही है। अब और आपके जहन में कोई सवाल है तो बिस्मिल्लाह। मैंने वो एक और चैप्टर भी पढ़ाना, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। चैप्टर जो डेटा सेंटर का हमने पढ़ा था, लेकिन उसका चैप्टर पढ़ना भी जरूरी है। क्वेश्चन सर? नहीं सर, क्लियर है। हाँ, मैं मुतासिर हूँ अपने आप से। और अभी बच्चों ने कहना सर आपने टाइम भी पूरा क्लास का कर ही लिया है, ऐसे कोई बात नहीं, खैर सर ये वाले टॉपिक दरअसल पहले भी पढ़े हुए थे ना, इसलिए। चलो अच्छी बात है। अच्छा इसको भी देख लीजिएगा, क्विज अभी थोड़ी देर तक आ जाता है, ठीक है। तो क्विज आ जाता है फिर इंशाल्लाह क्विज भी आप कर लें। वही है जो पिछला था, मैंने बताया वो नया नहीं बनाया मैंने, जो मैंने फ्राइडे को ऑन करना था और मैं भूल गया, तो वो अभी मैंने ऑन कर देना है अभी थोड़ी देर तक, ठीक है। शाम 6 बजे तक ऑन रखूँगा मैं उसको। सही है जी। क्वेश्चंस? ठीक है सर। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस? अब सारे माशाल्लाह आ गए हैं तो फिर से मैं दोहरा दूं। ताहा शहजादे एक काम आप करो कि सारे ताहा नहीं है, ताहा किधर गया, चला गया, तो सबको बता देते हैं, ताहा से रब्ता कर लें। वैसे वो ये है कि मैंने कोर्सेरा के हवाले से जो ईमेल की हुई है ना, आपके कोर्स से रिलेटेड मुझे जो एक सर्टिफिकेशन मिली है उसका नाम है गूगल आईटी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है। वो कर लें। 5 कोर्स की स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद आपको कोर्सेज से सर्टिफिकेट मिलेगा ऑथराइज्ड बाय गूगल टाइप, ठीक है। मैं बल्कि आपको अपना एक दिखा देता हूँ, एक मिनट, मेरा अभी वो कहीं मुझे पता नहीं है वो साइट किधर है। तो एक क्लेम, हाँ यहाँ पे मैं आपको अपने बैजेस दिखाता हूँ जो मुझे मिले हैं, ठीक है, विच आई कैन शो केस। तो मैं इसको जरा लॉग इन करूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों को मुझे अभी भी नहीं पता कि वहाँ से मिलेंगी कैसी चीज़ें मिलेंगी। ये जनाब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ और ये शेयर स्क्रीन है, ये शेयर हो गया। ये सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा क्योंकि ये भी मेरा लेटेस्ट मुझे सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी आईटी फंडामेंटल स्पेशलिस्ट का मुझे कि बैज मिला है जो कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अंदर मेरे पास ये स्किल्स है, ठीक है। साइबर अटैक्स के वाले से क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये मेरी कुछ रेटिंग वगैरह है। ये एक मेरा बैज मुझे ये मिला है, तो मेरी आइडेंटिटी उन्होंने वेरीफाई की भी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो बैच मिला है, दूसरे 3-4 बैचेस और हैं, ठीक है। एक ये कोर्स आईबीएम से मिला हुआ है, ठीक है, डिजिटल कन्वेंशनल है। इसके बाद ये मिला था, ठीक है। फिर अब ये क्या बातें हो रही हैं, ये चीज़ें मैं अपनी सीवी पे इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मेरे पास ये डिजिटल बैचेस हैं।
बोला तो बात है कि जब ये मेरा ये रेडिश टाइप का बैज आ गया तो मैं ये बाकी 4 बैज यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इन चारों को मिला के ये एक बना है, ठीक है? तो लेकिन मैं यूज़ करना चाहूँ कि अगर मेरे पास नेटवर्क के हवाले से कोई बात आ रही है, डेटाबेस वल्नरेबिलिटीज़ के हवाले से, तो मैं ये वाला बैच यूज़ करूँगा, ठीक है? ओके, सब्जेक्ट्स थे वैसे। आप लोगों को ये एक सर्टिफ़िकेशन मिल जाएगी। ये ख़ैर हाई लेवल की सर्टिफ़िकेशन थी, गूगल बैजेस नहीं दे रहा, आईबीएम अपने सर्टिफ़िकेट्स के बैजेस कुछ के दे रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सर्टिफ़िकेट्स आप लोग करें, उससे आपके जो सर्टिफिकेट मिलेगा आप वो लैब पे इस्तेमाल सॉरी लिंक्डइन पे यूज़ कर सकते हैं और वैसे सर्टिफिकेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रिकमेंडेशन मेरी ये करें और ये काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है? और ये कॉम्प्लीमेंट करेगा आपके इसको कोर्स को। प्रैक्टिकली आप चीज़ें करके देखेंगे। अभी जो बल्कि मायरा को मसला आ रहा था ना, वो ये था कि सर हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे। वेरी गुड, उसका आसान हल मिल गया मुझे। अगर आप गूगल आईटी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट का पहला कोर्स करते हैं ना, तो उसके अंदर उन्होंने सिखाया है कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करना है, सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कैसे करना है, ये चीज़ें ना कुछ उसमें सिखाई हैं। और वो आप हैरान हो गए, लैब का टाइम था 1 घंटा, 1 आवर। 1 आवर में आपने वो लैब कंप्लीट करनी थी और उसमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और इस किस्म की चीज़ है ना। मैं कि 1 घंटा इतना ज़्यादा टाइम, ज़रा सा काम है, 5 मिनट का काम है। तो वो पता ये चला कि वो कंप्यूटर ऑन होने के अंदर 15 मिनट लेता है, क्योंकि वो वर्चुअल मशीन होती है, फिर उसको आपने कनेक्ट करना होता है, फिर आपने कमांड देनी होती है। तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं उसके अंदर। तो वो लैब्स आपको अवेलेबल हैं। तो आप प्रैक्टिकली करेंगे। अभी आपको जो हिंड्रेंस आ रही है ना कि आप यूनिवर्सिटी में नहीं कर पा रहे, तो इस सर्टिफिकेशन कोर्स में आप वो लैब्स होंगी, प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करेंगे। तो मैं मेरी रिकमेंडेशन ये इसको करें, ठीक है? और कोई सवाल? अभी सिर्फ ताहा मेरा ख्याल एनरोल हुआ है, बाकी और कोई बंदा एनरोल नहीं हुआ हुआ, ठीक है? और कोर्सेज जो हैं वो अपनी उससे लें, मर्जी से, जो दिल करता है वो कोर्सेज पढ़ें, ठीक है? और ये 31 जुलाई तक है, 31 जुलाई को भी एनरोल कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है? फिर आपके पास मैक्सिमम 2 माह होंगे जिसमें आपने कंप्लीट करना है, ठीक है? तो ये अब आप देखें और करें। और कोई सवाल है तो पूछें, नहीं है तो हम क्लास एंड कर लेते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे धुंध सी लग रही थी, लेकिन चले जी। एनी क्वेश्चंस? नो सर। चलो सर, ठीक है सर, ठीक है बेटा, थैंक यू, वेल बी ऑल। ये मैं इसको इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? थैंक यू। ठीक है अल्लाह सर, थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हाँ।